फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मॉर्ग जहां रेबेका नाम की एक लड़की इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। उसका बॉस रेमंड उसके काम को ऑब्जर्व कर रहा था। रेबेका को एमिली सेलर नाम की एक डेड बॉडी को एम्बामिंग करने के लिए कहा जाता है, मतलब लाश को प्रिजर्व करने के लिए तैयार करना। रेमंड के सिखाए हुए रूल्स के हिसाब से रेबेका स्टेप बाय स्टेप काम करती है। पहले वो लाश का मुंह वायर से बंद करती है, फिर शरीर से सारा ब्लड निकाल देती है। सारा ब्लड निकालने के बाद वो बॉडी के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड इंजेक्ट करने के लिए तैयार होती है। तभी रेमंड नोटिस करता है कि डेड बॉडी के पैर में थोड़ी हलचल हुई। काम खत्म होने पर रेमंड रेबेका की तारीफ करता है। फिर डेड बॉडी को एक कोल्ड स्टोरेज कपबोर्ड में रख दिया जाता है। डेड बॉडी रखने के बाद अचानक कमरे का माहौल अजीब हो जाता है। रेबेका इसे इग्नोर करके टेबल साफ करने लगती है। वो स्टॉक चेक करती है तो देखती है कि इन्फ्यूजन लिक्विड खत्म होने वाला है। रेमंड को ढूंढते हुए उसे बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक रेमंड उसे डरा देता है और कहता है कि नीचे कुछ नहीं है और इन्फ्यूजन फ्लूइड सामने वाली कपबोर्ड में है। तभी सीढ़ियों की तरफ कुछ अजीब सा आता हुआ दिखाई देता है। रेमंड शांति से उसे देखता है और जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। सारा काम खत्म करके वो रेबेका के पास आता है और एक बॉक्स खोलता है जहां कुछ एमुलेट्स रखे हुए थे। रेमंड बताता है कि रेबेका की इंटर्नशिप खत्म हो गई है। वह सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है, पर रेबेका मना कर देती है क्योंकि उसने अल्कोहल छोड़ दिया है। रेबेका पूछती है कि क्या फ्यूचर में उसे अकेले काम करना होगा। रेमंड बताता है हाँ, क्योंकि उसके पास कुछ दूसरे काम हैं। रेबेका को लगता है शायद वो काम डेड बॉडीज की फैमिली से जुड़ा है, पर रेमंड कहता है कि वो कभी किसी फैमिली को यहाँ नहीं आने देता। वो अकेले काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। वो बताता है कि रेबेका का शिफ्ट फिक्स रहेगा, दिन में वो काम करेगी और रात को रेमंड खुद सब संभालेगा। रेबेका मदद करना चाहती है पर रेमंड साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रेबेका थक जाए। वो कहता है कि रेबेका अभी यंग है, उसे रात को एंजॉय करना चाहिए, लाशों के साथ काम करके थकना नहीं चाहिए। अचानक रेबेका के सिर में तेज दर्द शुरू होता है, पर वो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। इस टाइम रेमंड उसे घर जाने को कहता है और कहता है कि किस्मत अच्छी रही तो फिलहाल कोई और डेड बॉडी नहीं आएगी। दोपहर को रेबेका अपने अपार्टमेंट चली जाती है। दूसरी तरफ रेमंड बेसमेंट में जाकर जैसे किसी से बात करने लगता है। रात को रेबेका एक रिहैब मीटिंग में जाती है। वो बताती है कि आज उसके ड्रग्स और अल्कोहल छोड़े हुए 1 साल पूरा हो गया है। पहले वो हमेशा खुद को समेट कर रखती थी और डरी हुई रहती थी, पर अब वो उस डर से हारना नहीं चाहती। वो रिहैब क्लब ज्वाइन करके शुक्रिया अदा करती है और एक नई लाइफ शुरू करने की बात करती है। क्लब की मेंटर केली उसे 1 साल की अचीवमेंट के लिए एक अवार्ड देती है और उसे और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। मीटिंग के बाद रेबेका नोटिस करती है कि एक बाल्ड आदमी पीछे की लाइन से उसे गहरी नजरों से देख रहा है। अचानक एक फुसफुसाहट भरी आवाज में वो अपना नाम सुनती है। प्रोग्राम खत्म होने पर एक बूढ़ी औरत उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो आखिरकार एडिक्शन से आजाद हो चुकी है। रेबेका खुद भी बहुत शुक्रगुजार थी क्योंकि उसकी दादी प्रोग्राम में मौजूद रह सकी हैं, मगर केली अभी भी चिंता में है। 1 साल रिहैब में रहने के बाद भी अगर वो फिर से पुरानी एडिक्शन पर चली गई तो रेबेका उसे भरोसा दिलाती है वो इतनी दूर तक आ गई है और आगे भी और अच्छे से बढ़ पाएगी। केली उसे कहती है कि अगर कभी फिर से ड्रग्स लेने का मन करे तो उसे जरूर कॉल करे। घर जाने से पहले रेबेका एक ऐसी जगह जाती है जहाँ ड्रग्स मिलते हैं। वो कुछ ऑर्डर करने का सोचती तो है पर आखिर में खुद को रोक लेती है। ठीक तभी रेमंड का फोन आता है। वो बताता है कि दूसरे शहर से कुछ डेड बॉडीज आई हैं, इसलिए रेबेका को मॉर्ग आना होगा। वो अपनी बात न रख पाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उस रात वो खुद काम नहीं कर पाएगा। रेबेका को इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो पहले ही नाइट शिफ्ट के लिए राजी थी। वो गाड़ी घुमाती है और वापस मॉर्ग की तरफ निकल पड़ती है। रात के वक्त मॉर्ग और भी ज्यादा डरावना लगता है। कभी फर्नेस की आग अपने आप जल उठती है तो कभी फ्रिज का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रेबेका कपड़े बदलती है और पहली डेड बॉडी के नोट्स देखकर काम शुरू करती है। उसे पहले बॉडी को प्रिजर्व करना है और फिर दहन करना है। वो थोड़ा हैरान होती है कि जब जलाना ही है तो प्रिजर्वेशन की क्या जरूरत, मगर वो बिना ज्यादा सोचे ऑर्डर्स फॉलो करती है। पहली डेड बॉडी निकालकर वो गाने चला देती है ताकि अकेले काम करते हुए डर न लगे। काम करते वक्त वो देखती है कि लाश की इंटेस्टाइन्स बाहर निकल आई हैं। वो उन्हें अंदर डालने की कोशिश करती है पर जब नहीं होता तो कुछ हिस्सा काटकर फेंक देती है और जख्म को स्टिच कर देती है। पैरों पर नए कटने के निशान देखकर वो दंग रह जाती है। ये भला कैसे हुआ? इसके बाद वो बॉडी साफ करती है, ब्लड निकालकर नया फ्लूइड इंजेक्ट करती है। बाहर बिजली कड़कने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला है। सारा काम खत्म करके वो रिपोर्ट लिखने बैठती है, पर वो ये नोटिस ही नहीं करती कि जिस बॉडी पर उसने काम किया उसका सिर अपने आप हिल रहा है और आंखें भी खुल गई हैं। रिपोर्ट खत्म होते ही लाश को फर्नेस में जला दिया जाता है। इसके बाद रेबेका बाहर देखती है तो उसकी कार का दरवाजा खुला होता है। बारिश शुरू होने से पहले वो दौड़कर दरवाजा बंद कराती है। वापस आकर जब वो दूसरी डेड बॉडी का काम
काम शुरू करने लगती है तो अचानक उसका सिर चकराने लगता है। उसे लगता है जैसे सब कुछ घूम रहा है। कुछ देर बाद वो पाती है कि वो टेबल पर बैठी है, जबकि थोड़ी देर पहले वो खड़ी थी। अचानक फोन बजता है। रेबेका फोन उठाती है तो रेमंड उसका हाल चाल पूछता है। वो बताती है कि तूफान की वजह से लाइट्स में प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही बताती है कि पहली बॉडी का काम हो गया है और अब वो दूसरी शुरू करेगी। रेमंड कहता है अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। दूसरी तरफ रेमंड अपने घर बैठा अपने शरीर पर कुछ अजीब निशान बना रहा होता है। दूसरी लाश पर काम शुरू करते ही अचानक लाइट चली जाती है। एक डेड बुढ़िया का हाथ चादर से बाहर निकल आता है, यहाँ तक कि उसका सिर भी हिलने लगता है जैसे वो अभी भी जिंदा हो। रेबेका जल्दी जल्दी रोशनी ढूंढने लगती है। इधर फोन का चार्ज भी खत्म होने वाला है। लॉकर में टॉर्च नहीं मिलती तो वो एक वुडन बॉक्स से कागज निकालकर आग जलाती है। रोशनी में बुढ़िया की लाश बेहद भयानक दिख रही थी, जैसे उस पर किसी बुरी शक्ति का साया हो। डर के मारे रेबेका प्रिजर्वेशन का काम छोड़कर सीधा लाश को जला देती है। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है। अब तीसरी लाश, एक जवान लड़की। उसके जिस्म पर कई ताजा चोटों के निशान थे। तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रेबेका सोचती है शायद रेमंड आ गया है, लेकिन उसी वक्त लाश अपने आप हिलना शुरू कर देती है, बिल्कुल पहले वाली लाशों की तरह। अंधेरे में रेबेका को एक काली साया जैसी शक्ल दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही होती हैं। बिजली की चमक में वो एक पल के लिए नजर आती है और फिर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब रेबेका वापस काम पर लौटती है तो देखती है कि लाश अचानक गायब हो चुकी है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। तभी फोन फिर से बजता है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ रेमंड नहीं होता। एक अनजान आदमी की आवाज उस पर इल्जाम लगाने लगती है। अचानक रेबेका के हाथ खून से भर जाते हैं। डर के मारे वो तुरंत अपना लैब कोट उतार देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि कहीं भी खून का एक कतरा तक नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फोन फिर बजता है। इस बार उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वो बता रहे होते हैं कि रेबेका 14 साल की उम्र में एक लेक के पास लापता हो गई थी। उस वक्त वो पहले ही ड्रग्स की आदत में फंस चुकी थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे पूरे न होने की वजह से उसकी तलाश शुरू करने से मना कर दिया था। इसलिए उसके पिता ने खुद उसे ढूंढने का फैसला किया। ये सब याद करते ही रेबेका को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेक के किनारे जमीन पर पड़ी हुई उसके पास एक खौफनाक साया धीरे धीरे आता है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक वो बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो गिर गई हो। जब होश आता है तो देखती है कि वो अपने ही घर में है। वो तुरंत बाथरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। दरअसल केली आई होती है। रेबेका पहले दरवाजा खोलने से मना कर देती है, लेकिन केली कहती है कि जब तक उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। अचानक बाथरूम के मिरर पर धुंध जम जाती है और उस पर एक मैसेज उभर कर आता है, उसे अंदर आने दो। केली अंदर आते ही रेबेका पर इल्जाम लगाती है कि वो फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर चुकी है। रेबेका हैरान रह जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि वो घर कब वापस आई। इतना ही नहीं, उसे यह भी याद नहीं कि उसने केली को फोन कब किया था। केली उसके लिए कॉफी बनाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। रेबेका बार बार कहती है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन केली उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। उसके हिसाब से रेबेका का बर्ताव फिर से एक ड्रग एडिक्ट जैसा हो गया है। जब केली उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है, तब बिना पता चले रेबेका के अंदर एक बुरी ताकत का कब्जा हो जाता है। वो केली को इतनी जोर से पकड़ लेती है कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। केली को खतरा महसूस होता है और वो बचकर भागना चाहती है, लेकिन रेबेका उसे आसानी से छोड़ती नहीं। वो केली की बीच वाली उंगली को काटकर अलग कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर में वाइन की बोतल खोलने वाले टूल से अपनी मेंटर केली का ही कत्ल कर देती है। और फिर अचानक रेबेका बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वो बाथरूम में जाकर खुद को साफ करती है और रेमंड को फोन करती है। वो कहती है कि उसके दिमाग में किसी और को फोन करने का ख्याल ही नहीं आया। रेमंड हैरान होकर पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रेबेका घर पर है, वो तुरंत उसे मॉर्ग वापस आने के लिए कहता है, लेकिन रेबेका पहले जाने के लिए तैयार नहीं होती। पर रेमंड जोर देकर कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद भयानक है और इन सब का जवाब उसे मॉर्ग में ही मिलेगा। रेबेका को लग रहा था कि शायद रेमंड उसे किसी जाल में फंसा रहा है। रेमंड बताता है कि इस वक्त मॉर्ग ही उसके लिए सबसे सेफ जगह है। अगर वो बाहर रही तो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है। वो आगे बताता है कि एक एंटिटी अब रेबेका से जुड़ चुकी है। इधर रेबेका ने ध्यान ही नहीं दिया कि मरी हुई केली फिर से खड़ी हो गई है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर रेबेका जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाजे पर उसे फिर से केली ही दिखाई देती है। सब कुछ उसके लिए और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। आखिरकार वो तेजी से मॉर्ग वापस चली जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि रेमंड दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहा है। रेमंड कहता है कि ये बुरी एंटिटी किसी भी तरह रेबेका को कमजोर करना चाहती है। उसके अंदर के सबसे डार्क राजों का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उसके शरीर पर कब्जा कर सके। रेबेका पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है। रेमंड बताता है कि ये एंटिटी आसानी से डेड बॉडीज में घुस सकती है, पर वो उसके लिए सिर्फ एक टेम्पररी ठिकाना होता है। वो एक ऐसा ताकतवर जिंदा शरीर ढूंढ रही है जहां वो हमेशा
हमेशा के लिए रह सके और उसका मेन टारगेट अब रेबेका है। रेबेका डरकर रेमंड से ये सब बंद करने को कहती है, पर रेमंड बताता है कि उसके पास भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो एंटिटी रेबेका की सारी कमजोरियां जानती है। अब वो शक्ति धीरे धीरे उसे तोड़ रही है और पास्ट की पुरानी यादों को निकालकर उसे बेबस कर रही है, ताकि वो आखिर में सरेंडर कर दे। रेबेका पूरी बात समझ नहीं पाती और पूछती है कि अब क्या करना होगा। रेमंड कहता है कि पहले उन्हें उस एंटिटी का नाम जानना होगा। वो कुछ सिंबल्स दिखाता है जिन्हें मिलाने पर उस एंटिटी की पहचान या ठिकाने का पता चलता है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि अगर उस पर एंटिटी का नाम लिखा हो तो उसे डेड बॉडी के साथ रखकर जलाना होगा। ये सब सुनकर रेबेका और भी उलझ जाती है। रेमंड समझ जाता है कि वो इस मुश्किल बात को ठीक से समझा नहीं पा रहा, इसलिए वो फिर से शुरू से समझाने की कोशिश करता है। ठीक तभी रेबेका फिर से उस बुरी शक्ति के कब्जे में आ जाती है। वो एंटिटी गुस्सा हो जाती है क्योंकि रेमंड उसे नया शरीर हासिल करने से रोक रहा है। इस हालत में रेबेका रेमंड पर हमला करती है और उसे जान से मारना चाहती है, लेकिन रेमंड ने पहले ही अपने शरीर पर कुछ सिंबल्स बना रखे थे, जिससे वो एंटिटी डर जाती है। मौका देखकर रेमंड बाहर निकल जाता है और रेबेका को अंदर लॉक कर देता है। कुछ देर बाद रेबेका फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो रेमंड से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करने लगती है। रेबेका रोते हुए कहती है कि वो अकेले मॉर्ग में नहीं रह सकती। वो बार बार रेमंड से पूछती है कि मदद करने के बजाय उसे बंद क्यों कर दिया गया। इधर वो एंटिटी धीरे धीरे मॉर्ग के अंदर से बाहर आने लगती है। डर के मारे रेबेका भागने की कोशिश करती है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। सारी खिड़कियां सख्ती से बंद हैं, यहाँ तक कि फोन में भी कोई सिग्नल नहीं है। वो रेमंड की नोटबुक खोलकर बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी विंडो पर किसी के ठकठकाने की आवाज आती है। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो रेबेका से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर आने दे। वो औरत देखने में बिल्कुल उसकी दादी जैसी लग रही थी, पर अचानक उसकी आवाज भयानक हो जाती है। तब रेबेका समझ जाती है कि ये उसकी दादी नहीं है। ठीक उसके पीछे एक और डरावनी शक्ल वाला साया दिखाई देता है। फिर वहां उसके पापा जैसा एक साया आता है, जिसके हाथ में सर्जिकल नाइफ थी। वो रेबेका से कहता है कि वो अपना हाथ काट ले ताकि वो फिर से साथ रह सकें। उसके पापा खुद अपना हाथ काटकर दिखाते हैं, जिसे देखकर रेबेका और भी डर जाती है। रेबेका जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वो एंटिटी उस पर अटैक करती है और उसके पैर में चाकू घुसा देती है। मगर होश आने पर उसे पता चलता है कि उसने खुद ही अपना पैर काट लिया है। वो दौड़कर एक फ्रिज के अंदर छुप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। हर तरफ से भयानक आवाजें गूंज रही थीं। इधर रेमंड बार बार फोन करने की कोशिश करता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रेबेका फ्रिज के कांच से झांक कर देखती है कि जो औरत की डेड बॉडी गायब हो गई थी, वो वापस आ चुकी है। पैर में चोट होने की वजह से वो धीरे धीरे स्टिचिंग का सामान लेने जाती है। इधर डेड बॉडी हल्की हल्की हिलने लगती है, पर रेबेका का ध्यान नहीं जाता। वो ध्यान से अपना पैर स्टिच करने लगती है। बीच बीच में उसे लगता है कि वो औरत खड़ी है, पर जब वो सीधा देखती है तो वो पहले की तरह ही पड़ी होती है। अचानक एक भयानक आवाज आती है जो उसे अपना गला काटने को कहती है। रेबेका एक चाकू लेकर उस औरत की तरफ बढ़ती है। तभी समझ आता है कि वो एंटिटी उस बॉडी के अंदर ही है और वो रेबेका पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत मुश्किल से रेबेका उसे काबू करती है और तार से बांध देती है। ठीक तभी फोन बजता है और रेमंड की आवाज आती है। वो रेबेका से कहता है कि अपना हाथ काटकर अपना खून उस आत्मा पर फेंक दे। वो कहता है कि यही एकमात्र रास्ता है। रेबेका ये सुनकर अपना खून डेड बॉडी पर डाल देती है और उसे जला देती है। अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है। इससे रेबेका को अपने बचपन की एक याद आती है, जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। होश आने पर वो देखती है कि वो फर्नेस के सामने खड़ी है और चारों तरफ आग जल रही है। वो खुद को समझाती है कि ये सब सच नहीं है, और सच में वो वापस उसी जगह पहुंच जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जल्दी से वहां से निकलकर रेमंड को फोन करती है और कहती है कि ये तरीका काम नहीं किया। रेमंड हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो तो घंटों से फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं मिला। रेबेका जोर देकर कहती है कि हाथ काटकर लाश पर खून डालने का इंस्ट्रक्शन तो उसने ही दिया था। रेमंड उसे फोन काटने को कहता है और ऑर्डर देता है कि बेसमेंट में रखी रिकॉर्डिंग्स ढूंढो। उनमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही अपने शरीर में वो स्पेशल फ्लूइड इंजेक्ट करना। फिर उसके बाद डेड बॉडी में भी वही फ्लूइड इंजेक्ट करना है। लेकिन अचानक फिर से एक डरावनी आवाज रेमंड पर हावी हो जाती है और गलत इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। साथ ही कोई पुरानी आवाज उसे ब्लेम करने लगती है। रेबेका डिसाइड करती है कि वो बेसमेंट में जाएगी। वहां उसे एक लॉक किया हुआ दरवाजा दिखाई देता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग्स ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद एक बॉक्स के अंदर उसे वो टेप्स मिल जाती हैं। वो भयानक शक्तियां उस पर अटैक करती हैं, पर बहुत मुश्किल से वो ऊपर आकर रिकॉर्डिंग चलाती है। पहली टेप में रेमंड एक्सप्लेन करता है कि पहले एक सिंबल वाली स्टिक जलानी होगी जो शैतान का निशान दिखाएगी। इस सिंबल से उस एंटिटी का नाम पता चलेगा। फिर वो निशान उस बॉडी पर रखना होगा जिस पर उस एंटिटी ने कब्जा किया है। इसके बाद अपना ब्लड डेड बॉडी में इंजेक्ट करना होगा।
ये सब करते वक्त इसका इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि उस मॉन्स्टर को बांधा जा सके। एक और टेप में रेमंड बताता है कि उसने इस भयानक खेल को रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया है जिस पर उस एंटिटी ने कब्जा किया है, उसका ब्लड कलेक्ट करके प्रिजर्व करना ताकि बाद में काम आ सके। यहाँ हमें पता चलता है कि रेमंड ने पहले भी एक ऐसी लड़की को बंदी बनाकर रखा था जिसके शरीर पर उस एंटिटी का पूरा कब्जा था। रेमंड उस लड़की के शरीर से रेगुलर ब्लड निकालता था। अब रेबेका सिंबल्स लेकर और ज्यादा सर्च शुरू करती है और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कागज जलाकर आगे बढ़ती है। कॉरिडोर की दीवार पर उसे एक निशान मिलता है। वो उन सिंबल्स को मैच करके और भी निशान ढूंढने लगती है। तभी उसके पापा जैसा दिखने वाला एक भयानक साया फिर से सामने आता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है। वो शैतानी शक्ति उस पर अटैक करती है ताकि उसके शरीर में घुस सके, पर रेबेका मुकाबला करती है और अचानक खुद को फिर से मॉर्ग के ठंडे कमरे में पाती है। वो फिर से नीचे जाती है और निशान ढूंढने लगती है। अचानक साइड वाले कमरे से एक औरत के चीखने की आवाज आती है। रेबेका झांक कर देखती है कि रेमंड वैलेरी नाम की एक लड़की के शरीर से ब्लड निकाल रहा है। वो डर कर पीछे हट जाती है। इस बीच उस पर फिर से हमला होता है, पर फिर भी उसे एक और सिंबल मिल जाता है और वो ऊपर आ जाती है। वो एंटिटी फिर से उसके पास आती है, पर रेबेका का ध्यान नहीं जाता। उसे एक और निशान मिलता है और वो उन्हें अरेंज करने लगती है। बाथरूम में भी उसे एक और सिंबल मिलता है, पर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पानी का तेज बहाव शुरू हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। रेबेका बाहर निकलने की कोशिश में फिसल जाती है और उसका सिर बेसिन से टकरा जाता है। उसकी पुरानी यादें फिर से लौट आती हैं। उसे याद आता है जब उसके पिता ने उसे लेक के किनारे ढूंढ निकाला था और मदद लाने के लिए वहां से चले गए थे। कुछ देर बाद रेबेका को होश आता है। वो देखती है कि बाथरूम बिल्कुल सूखा है, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार रेबेका सारे सिंबल्स को मिला लेती है। फिर वो उस कमरे में जाती है जहां वैलेरी को कैद करके रखा गया था। वैलेरी को देखकर उसका दिल भर आता है, लेकिन वो जानती है कि उसे बचा पाना मुमकिन नहीं है। वो अफसोस जताती है और उसके जिस्म से खून लेकर रिचुअल के लिए इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो उस लाश को भी ढूंढ लेती है जिसके अंदर वो शैतानी ताकत मौजूद होती है। इस बार लाश हिलने लगती है, लेकिन रेबेका बिल्कुल नहीं डरती। वो उसकी छाती पर ताबीज रख देती है। ताबीज रखते ही लाश शांत हो जाती है। फिर वो बाकी जरूरी अमल के दौरान उस खून का इस्तेमाल करती है। आखिर में उस शैतानी ताकत के साथ बची हुई लाश को भट्टी में जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। रेबेका को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए वो वैलेरी के पास जाने लगती है। लेकिन अचानक वही खौफनाक साया फिर से उसके सामने आ जाता है। वो हैरान रह जाती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब कैसे हो रहा है। तभी उसके पिता जैसा दिखने वाला साया उसे ऊपर से धक्का दे देता है। रेबेका नीचे गिर जाती है और वो शैतानी ताकत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे अपना बचपन याद आता है। वो देखती है कि उसके पिता ने भी उस शैतानी ताकत को देख लिया था। डर के मारे उनका पैर फिसल गया, उनका सिर जोर से लगा और वहीं उनकी मौत हो गई। छोटी सी रेबेका अपने पिता को बेजान पड़ा देखती रह गई थी। जब रेबेका को होश आता है तो वो अपने पिता को फिर देखती है, लेकिन इस बार जैसे वो किसी और ही दुनिया में खड़े हों। उसके पिता उसे कहते हैं कि उनकी मौत को कबूल कर ले। वो रेबेका को तसल्ली देते हैं कि उनकी मौत के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद रेबेका की आंख खुल जाती है। अब वो मॉर्ग की टेबल पर लेटी होती है और बाहर सुबह हो चुकी होती है। जब वो बाहर निकलने लगती है तब वैलेरी फिर से मदद की गुहार लगाती है। इस बार रेबेका लोहे का कट्टर लेकर ताला काट देती है और उसे आजाद कर देती है। वैलेरी बाहर आते ही रेबेका को गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ जाती है। वैलेरी के अंदर अब भी वही खौफनाक शैतानी ताकत मौजूद होती है। वो तुरंत रेबेका पर हमला कर देती है। उसी वक्त रेमंड वहां पहुंच जाता है। वो रेबेका की जान बचा लेता है और वैलेरी को दोबारा कैद कर देता है। रेमंड रेबेका को शांत रहने के लिए कहता है और पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। रेबेका पूछती है कि वैलेरी कितने सालों से यहाँ कैद है। रेमंड बताता है कि जिसे रेबेका ने आजाद किया है वो असल वैलेरी है ही नहीं। असली वैलेरी तो बहुत पहले मर चुकी थी। अब जो बचा है वो सिर्फ उस शैतानी ताकत का ठिकाना है। वो कहता है कि उन लोगों का ये सब करना सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वैलेरी के जिस्म से खून इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वही खून उस शैतानी ताकत को रोकने में मदद करता है। उसे जलाया नहीं जा सकता, वरना ये खून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर रेमंड रेबेका को अपने साथ मिलकर इस शैतानी ताकत से लड़ने का प्रस्ताव देता है। रेबेका पहले साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कोई हीरो नहीं बनना, लेकिन रेमंड कहता है ये हीरो बनने की कहानी नहीं है, ये तो हर दिन जिंदा रहने की एक जंग है। आखिर में रेबेका मॉर्ग से बाहर निकलती है। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं के पास वही खौफनाक शैतानी साया चुपचाप खड़ा नजर आता है। सब कुछ समझने के बाद रेबेका फैसला करती है कि वो रेमंड के साथ ही रहेगी और इस खौफनाक हकीकत के बीच हर दिन जिंदा रहने की जंग लड़ती रहेगी।